हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर के 10 डेज कोर्स का डे 1, जो कि होने वाला है कॉम्प्लेक्सिटी एंड लिनियर स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स बोथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हमें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटी पता है तो इट विल बी अ नाइस एंड फेयर चांस फॉर अस टू गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। सो इस वीडियो में हम मोस्टली 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट इज सिम्पटिक नोटेशंस, जो कि होने वाला है बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा, जो कि बेस्ट, फर्स्ट और एवरेज केस को एक्सप्लेन करने वाला है इन डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्टर्स थ्योरम, जो कि रिकरेंस रिलेशन को इंस्टेंटली सॉल्व करने का शॉर्टकट होती है। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से ऑपरेशंस किस फेज में किस जगह यूज होने वाले हैं, इन सब चीज़ों को हम डीपली देखने वाले हैं। इन सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है आपका। आपको करना ये है कि जो 15 कॉमन एल्गोरिथम है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक चीट शीट में अच्छे से लिख लेना है। आप उसको चाहे तो अपने दीवार पे चिपका लें, अपने स्टडी टेबल पे लगा लें और उसे डेली रिवाइज़ करें। उसको रिवाइज़ करने से बेनिफिट आपका ही होने वाला है, क्योंकि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती है, इट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर प्लेसमेंट प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे भी इसने बहुत हेल्प किया था इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट को साइड रखते हुए हम बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक की, जो कि होने वाली है कॉम्प्लेक्सिटी ड्रिल। इस स्लाइड में हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी किस जगह किस टाइम पे यूज़ होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिग ओ। बिग ओ जो होती है वो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस होती है फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। बिग ओ जो रहता है वो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंटेन करे हुए रहता है। सेकंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बिग ओमेगा, जो कि बेस्ट केस परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है। एंड थर्ड वन इज थीटा, बिग थीटा, जो कि एवरेज केस, मतलब बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में जो कंडीशंस रहने वाली है उसे हम बिग थीटा की हेल्प से डिस्क्राइब करने वाले हैं। नाउ एक बार जल्दी से हम इन तीनों की डेफिनेशंस इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर आप चाहे तो आप नोट लेके बैठिए, आप उसको लिख भी सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस, दैट इज बिग ओ। बिग ओ का अगर हम डिस्क्राइब करें, सो मैक्सिमम टाइम एन एल्गोरिथम कैन टेक फॉर एनी इनपुट ऑफ साइज एन इज बिग ओ। इसका नोटेशन बिग ओ, कैपिटल ओ रहने वाला है। और ये जो फोकस करने वाला है ये अनफेवरेबल इनपुट्स एल्गोरिथम को सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो लीनियर सर्च, इफ़ हम लीनियर सर्च करते हैं तो अगर हमारा जो इनपुट है जिसको हमें फाइंड करना है, अगर वो सबसे लास्ट में है तो हमें उसको फाइंड करने के लिए पूरा लास्ट तक जाना पड़ेगा। मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाने वाली है बिग ओ ऑफ एन, जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बेस्ट केस, डेट इज़ बिग ओमेगा। उसकी डेफिनेशंस की बात करें तो मिनिमम टाइम एन एल्गोरिथम कैन टेक फॉर एनी इनपुट ऑफ साइज एन। उसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, बाय द मिनिमम टाइम, दैट मीन्स शॉर्ट टाइम। इसका नोटेशन होने वाला है बिग ओमेगा, जो कि एक मैथमेटिकल नोटेशन होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फोकस, it will focus on the favorable input algorithm. And if we are talking about the example of based case is इन लीनियर सर्च, अगर हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना है और वो एलिमेंट हमें फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल रहा है, दैट विल बी द बेस्ट केस। और उसका नोटेशन होने वाला है बिग ऑफ ओमेगा। लिटरली अगर हम बात करें तो बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस रियल लाइफ वर्ल्ड में तो आई डोंट थिंक सो वर्क करते ही होंगे, क्योंकि ऐसे आइडियल इनपुट मिल पाना इट्स नॉट अ easy task. And now, if we are talking about the average case, that is the middle between best case and worst case. Um, so, if we talk about the definition, the definition of average case is expected time for typical or random input of size n. इसका notation big theta होने वाला है. It's again a mathematical notation.
इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोकस पॉइंट, ये सभी पॉसिबल इनपुट्स का जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है उसको फोकस करके चलता है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, सो example of average case, if we are talking about the example of average case in linear search, हमें अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है, वो ना ही स्टार्टिंग में है ना ही एंडिंग में है, वो इन द मिडिल पोजीशन में है, जिसके लिए हमें नहीं तो ज़्यादा स्विच करने की ज़रूरत है और ना ही कम स्विच करने की ज़रूरत है. एक परफेक्ट टाइमिंग पे वो हमें मिल जाएगा. दैट इज़ द एवरेज केस, जिसको कि हम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. Now it's time for our second topic, जो कि होने वाली है मास्टर्स थ्योरम. It is a powerful tool used to solve recurrence relation of the form T n is equals to A into T by B plus Fn, where A is less than equals to 1 means number of sub-problems, B is less than 1 is means factor by which input size reduced, Fn is the cost of work done outside recursion. It helps you quickly find the time complexity of divide and conquer algorithm like merge sort, binary sort, etc. बेसिकली जो मास्टर्स थ्योरम होती है वो रिकरेंस रिलेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. इससे हमने 3 बेस्ट केसेस में डिवाइड किया है, जिनकी पूरी कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई है, उनके सॉल्यूशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, उनमें अलग-अलग वैल्यूज़ डाल के देखिए और फाइंड आउट कीजिए कि किस कंडीशन पे, कहाँ पे, कौन-सी एल्गोरिथम बेस्ट परफॉर्म कर रही है और कौन-सी एल्गोरिथम वर्स्ट परफॉर्म कर रही है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ए लीनियर स्ट्रक्चर, दैट इज अरे, जो कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेट करता है, मतलब एक के बाद एक उसके सारे एलिमेंट्स इंसर्ट रहते हैं. तो अगर उसमें हम बात करें तो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होती है, बट अगर हम बीच में कहीं पे इंसर्शन कर रहे हैं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बिग O ऑफ n, जो कि फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टैक, दैट वर्क्स ऑन LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि पुश और पॉप ऑपरेशन में बिग O ऑफ 1 होती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे जो वर्क करता है, उसकी इन क्यू और डी क्यू, मतलब अंदर आना और बाहर जाना क्यू से, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होती है. नाउ इट्स योर टर्न. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको चीट शीट्स प्रिपेयर करनी है, तो कुछ इसेंशियल एल्गोरिथम्स तो मैंने इसमें लिखी हुई है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी. तो आप उन सबको एक पेपर पे लिखिए, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लिखिए और रोज़ रिवाइज कीजिए, ताकि वो आपके माइंड के अंदर तक चले जाए और आपको याद रहे. अगर बात याद करने की है ही सही, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से अच्छी क्या ही चीज़ हो सकती है उसको याद करने के लिए. सो मैंने इस वीडियो को इस टाइप से बनाया है कि वीडियो के स्टार्टिंग में थ्योरी, वीडियो के एंडिंग में थ्योरी और बीच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट एट द बिगनिंग ऑफ एन अरे ऑफ साइज एन इज टिपिकली. अगर हम किसी भी अरे में, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिगनिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट एंडिंग, कहीं पे भी हम कोई इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उसे इंसर्ट करने के लिए बिग O ऑफ एन टाइम तो कॉम्प्लेक्सिटी लगानी ही पड़ेगी. एन टाइम तो हमें उसे स्विच करना ही पड़ेगा. दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन सी, बिग O ऑफ एन, दैट रिक्वायर्स शिफ्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स. Now, the second question, which is based on Master's theorem, ki case 2, using the Master's theorem, what is the time complexity of reference relation Tn equals to 4T n by 2 plus big O n 2? क्या लगता है आपको? आपने केस 2 पढ़ा है? अगर आपने केस 2 पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिग O ऑफ एन स्क्वायर log n. Now, let's come to question number 3. The
recurrence relation of for the time complexity of a recursive binary search algorithm is। हमने रिकरेंस रिलेशन को ज़्यादा डीप में नहीं बट हाँ पढ़ा ज़रूर है। तो हमें पता होगा कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है फॉर अ बाइनरी ट्री दैट मीन्स हमें वन बाय वन हर एक नोट्स को सर्च करना है। फॉर दैट द time complexity will be option number C. Tn is equals to Tn by 2 plus big O of 1. That explains the halves the problem of constant work, which means it halves the input each time for a constant work per step. इसको रीइंफोर्स करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है डिवाइड एंड कॉन्क्योर लॉजिक। दैट मीन्स हमें फर्स्टली उसको पूरी तरीके से डिवाइड करना है, ब्रेक्स कर देना है एंड देन हमें उसे वापस से कलेक्ट कर लेना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। विच प्रिंसिपल डज अ स्टैंडर्ड क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो। ये चीज़ मैंने पहले भी इसी वीडियो में बताई हुई है कि क्यू जो होता है वो इन क्यू और डी क्यू करने के लिए फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज़ करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question. If we talk about more, this principle describes that if a process is coming first, then it's right to go for first out. That means अगर हम किसी शॉप की बात कर ले तो हम एक लाइन में खड़े रहते हैं, जो फर्स्ट आता है वही फर्स्ट जाता है। सो क्यू इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है एंड अपोजिटली अगर हम स्टैक की बात करें तो स्टैक हमेशा फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो सबसे लास्ट में आया हुआ है वो सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि स्टैक जो रहता है बेसिकली वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। सो दैट्स वाई। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। What is the time complexity of Tn 8t n by 2 plus big O of n2 यूजिंग द मास्टर्स थ्योरम। हमने मास्टर्स थ्योरम पढ़ी है, उसके तीनों केसेस भी मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिए हैं। सो इज योर चांस टू गिव द आंसर। क्या लगता है आपको क्या होगा आंसर? वेल आप लोग बताओगे तब तक मैं ही बता देती हूँ। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 बिग ओ ऑफ एन क्यूब। नाउ इफ वी टॉक कि ऐसा क्यों हुआ है, तो हमने केस 1 पढ़ा हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम log 2 ऑफ 8, जो कि इक्वल होता है 3 के। दैट मीन्स एन स्क्वायर जो है वो स्मॉलर है एन क्यूब के। दैट्स वाई इट इज फॉलो केस 1। सो द रियल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बिग O of n cube. If we are talking about the question number 6, which of the following problem must commonly uses a stack for its solution? हमने स्टैक के बारे में इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है बट हमें पता है कि स्टैक एग्जैक्टली होता क्या है। सो the correct answer will be option number C. Stack is using to converting infix to postfix expression LIFO, which will helps it to manage operations. This program requires managing operator precedence and parentheses, जो कि परफेक्टली हैंडल हो सकती है स्टैक के थ्रू, क्योंकि जो स्टैक है वो लीफो प्रिंसिपल यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एज जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको रेट करने के लिए जो स्टैक होता है वो पुश कर देता है और पॉप भी कर देता है। दैट मीन्स उन्हें इनसाइड भी डाल देता है और आउटसाइड पॉप भी कर देता है, विच मेक्स द आइडियल डेटा स्ट्रक्चर। Now, let's come to question number 7. What is the time complexity difference between accessing an element by index in an array versus checking the front element of queue? बेसिकली हमें इसमें करना क्या है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट array में कोई भी एलिमेंट को इंडेक्सिंग कर रहे हैं या फिर किसी क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं तो उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस क्या आने वाला है हमें वो बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑपरेशंस आर बिग O ऑफ 1। वाई? क्योंकि अरे जो होता है वो डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस करता है और क्यू का जो फ्रंट पॉइंटर होता है वो एक्सेस करता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन। अरे जो होता है वो यूज़ करता है कंटिन्यूस मेमोरी को, मतलब एक के बाद एक के बाद एक वो मेमोरी को
यूज़ करे हुए रहता है, कलेक्ट करे हुए रहता है। तो जैसे ही हमें किसी भी एड्रेस को इंडेक्स करना होता है तो वो डायरेक्टली उसे उसके बेस एड्रेस के थ्रू इंडेक्स कर लेता है, इसलिए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 यूज़ करता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्यू, most queue implements maintain a front pointer, so no traversal, कोई traversal करने की ज़रूरत ही नहीं है। That's why it is using the time complexity of big O of 1. Now, let's come to question number 8. What is the time complexity of the following code snippet? For int, I is equals to 1, I is less than n, I equals to I into 2 for const time operation. So, here the correct answer will be option number D, big O of log n. Why this is? Because अगर हम I को 2 times multiply कर रहे हैं तो it will be double of it, so that we are using log, big O of log n. Here's one more important point is that loops, every loops will run in logarithm time, means log time. Each iteration does constant work, so total time will be big O of log n. That's a very important question. So let's keep this in mind that every loop will runs on logarithm time. Now, let's come to question number 9, which will be for a sufficient large value of n, which complexity grows the smallest? Here's the correct answer will again be O of log n. That is why, क्योंकि big O of log n is the slowest growing among common complexity. It increases very gradually even when n become huge. Number of n becomes more than any numbers. So also it used efficient algorithms like binary search, balanced tree and divide and conquer strategy. If we compare all the big O of operations here, log O of n is very small among all them. Now, let's come to the next question, which is the last question of this. So, when a stack implemented using a fixed size array is full and you attempt to push another element, the resulting condition is called. सो अगर हम स्टैक की बात करते हैं और हम उसे किसी फिक्स्ड साइज अरे में फिल करने की कोशिश करते हैं तो अटेम्प्ट्स जो लगने वाले हैं पुश करने के लिए उस कंडीशन को हम क्या बोलने वाले हैं? एनी गेसेस? नाउ लेट मी आंसर. This condition will known as underflow. That means underflow happens when pop is attempted on an empty stack. Here, stack has a fixed capacity when implemented using an array. If you try to push an element when the stack is already full, there is no space left to store it. This will trigger an overflow condition, meaning the stack has existed its limit. Now, let's come to the linear structures. Here are some linear structures which contains some basic queue and stack. Let's learn about it. What is a queue? Here, queue is an linear data structure that follows the FIFO, first in, first out principle. The first element added is the first one to be removed. Here are some operations which will be used by the queue, that will enqueue, that means add element, dequeue, that means remove element, front, that means the front part of the queue, and is empty means there is nothing in the queue. Let's talk about the stack. A stack is a linear data structure that follows the LIFO, last in first out principle. The last element added is the first one to be removed. It contains some operations that will be push, that means add element to top, pop, that means remove top element, peek, view top element without removing, or is empty means there is nothing, no element in this stack. Now, let me explain each of these words by a real life anomaly. First, we will talk about stack.
Think of a stack of plates. Last plate placed in first one picked. And if we talk about the queue, think of a line at a ticket counter. First person in line is served first. Yes, now come on the complexity growth pattern. A complexity growth pattern describes how the runtime or resource usage of an algorithm increase as the input size n grows. It helps predict performance and scalability. These patterns are expressed using big O notations which capture the upper bound of an algorithm's behavior. Now we are talking about one by one which one is greater, how it works, what is it. So let's start with big O of 1. That means constant time. Execution time is stayed the same regardless if input size. Second one is big O of log n, that is logarithm time. Time grows slowly as input increase. Third one is big O of n, linear time. Time grows directly with input size. Fourth one is big O of n log n, line arithmetic time. Slightly faster than quadratic common in sorting. Big O of n square, quadratic time. Time grows rapidly, often from nested loop. Big O of 2 n, exponential time. Time double with each additional input unit. And the last one is big O of n factorial. Factorial time, extremely fast growth, impractical for large input. Now, I have made an anomalies to learn all this complexity. Let's start with big O of 1. It is like picking a book from an unknown shelf. And if we talk about big O of n, reading every page in a book. If we talk about big O of n square, comparing every student with every other student. And if we talk about big O of n raised to the power n, trying every outfit combo from your wardrobe. Isn't it an interesting? Now, let's quickly conclude it. Firstly, we learn about the complexity analysis in which we mastered big O notation and growth pattern, identify logarithm versus linear versus exponential behavior, and then we applied Master's theorem to solve recurrence relation. Secondly, we learn about the linear data structure, understood about the stack, understood about queue operations, and then we differentiate the use case of DFS and BFS, and then we will play some quiz to check how much we learn from this. And here's the next step of yours. Firstly, revise today's slide using visuals, planners, or worksheet. Prepare for the next day. And the last thing about the cheat sheet, make it properly and daily revise it because it's really very important for you. So let's meet on the next day of our 10 days data structure crash course. Here's let's end up this video. आज का सेशन यही ख़त्म होता है दोस्तों. कॉम्प्लेक्सिटी के जंगल से निकलकर हमने स्टैक और क्यू का वॉरियर को समझा, क्विज के ज़रिए अपनी स्किल्स को टेस्ट किया और अब आप एक लेवल अप हो चुके हैं. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आया है. अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन दैट. थैंक यू सो मच. जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.